बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी विद हमजा रमजान। हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर बात की थी जो प्री प्रेप टेस्ट था किप्स का, एमडीकैट के हवाले से आप लोगों ने तैयारी करने से पहले जो टेस्ट अटेम्प्ट करना था। हम आज की वीडियो में बात करेंगे पोस्ट प्रेप टेस्ट की, जिसमें बच्चों ने बेसिकली ओवरऑल ये देखना होता है कि उन्होंने जब तैयारी पूरी की है एमडीकैट की, तो ओवरऑल उनके पास कितनी प्रोग्रेस जब उनको देखने को मिली है। उससे पहले हम लोगों ने जो व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर एक टेस्ट कंडक्ट करवाया था, उसमें जिन बच्चों के टॉप स्कोर्स थे उनको मैं आप लोगों को भी ये दिखा देता हूं। अहमद मलिक नूर, समवन नेम्ड देमसेल्व्स नन, देन अलिशबा एंड देन क्यू। ये 5 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 68 पॉइंट स्कोर किए। देन देयर वाज आयशा जिनके 67 थे, लाइबा के 66 थे, फहमीदा, हमीद, सबा, मदीना, इन तीनों बच्चों के 65 हैं। बिस्मा एमबीबीएस एस्पिरेंट और कशफ, इन तीनों बच्चों के जो है वो 64 मार्क्स थे। इफत के 63 थे, देन अलिशबा के 58 थे, एंड देन हमारे पास ये बच्चे ने अपना नाम नहीं लिखा जिसके 55 हैं, हाजरा के 53, गुलाम मुस्तफा और आंसा की 50 जो मार्क्स हमारे पास हैं। तो ये टोटल हमारे पास वो बच्चों के जो टॉप के बच्चे थे जिनके सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे, वो हमारे पास ये वाले मार्क्स हैं। तो अगेन जो एमसीक्यूज वगैरह होंगे, जो टेस्ट वगैरह होंगे, अगर आप लोग अटेम्प्ट करेंगे तो आपके जो मार्क्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे लाजमी दिखाएंगे ताकि आप लोगों को भी हौसला अफजाई हो, आप लोगों को जो टेस्ट है वो आता है। बाकी हमारी वीडियोस जो वो आती रहती हैं ताकि आप लोग जो है तैयारी कर सकें अपने एमडीकैट के लिए। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम प्री प्रेप टेस्ट की जो बात कर ली थी, आज हम लोग बात करेंगे पोस्ट प्रेप टेस्ट की, कि हमने जब तैयारी कर ली है देन जो टेस्ट देना था, या बेसिकली बायोलॉजी का एक मॉडल पेपर है, उसके अंदर कौन कौन से एमसीक्यूज आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं और उनके क्या क्या आंसर हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जी, फॉर द सिंथेसिस ऑफ हेक्सोकाइनेज, जो कि एक एंजाइम होता है, इट बाइंड्स विद मैसेंजर आरएनए फर्स्ट। अच्छा, तो हेक्सोकाइनेज बेसिकली एक एंजाइम है, एक प्रोटीन है। तो जब कभी भी मैसेंजर आरएनए के साथ राइबोसोम जुड़ेंगे तभी हमारे पास प्रोटीन बननी होती है। मैसेंजर आरएनए के साथ राइबोसोम कौन सा पहले जुड़ता है? हेक्सोकाइनेज यूकेरियोट्स के अंदर मौजूद होते हैं, और इसने जब मैसेंजर आरएनए जो होते हैं ना, उसके साथ राइबोसोम का ये जो 2 हमारे पास सब यूनिट्स होते हैं, इनमें से स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट पहले राइबोसोम के साथ जुड़ता है, सॉरी मैसेंजर आरएनए के साथ जुड़ता है, और जो लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट है देन मैसेंजर आरएनए के साथ जुड़ेगा। तो मैसेंजर आरएनए विल बाइंड टू 40S सब यूनिट फर्स्ट। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन, जो प्रोटिस्ट होते हैं ना, जो हमारे पास सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म यहाँ पे पाए जाएंगे इनके अंदर, इनमें ना वो ऑर्गेनिज्म जो कि आपके पास ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहां पे वाटर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होता है, जो मिनरल्स है उनकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, तो वाटर उनकी बॉडी के अंदर एंटर होता रहता है। तो इस जो फ्लडिंग को काउंटर करने के लिए उनकी बॉडी में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं जो कि पंप करके पानी को बाहर निकाल देते हैं। वो वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट, क्योंकि फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट के अंदर पानी ज्यादा होता है और हमारे पास जो मिनरल्स हैं, जो सॉल्ट्स हैं, ये कम होते हैं। Which of the following statement is true for an organelle shown below? अच्छा जी, कौन सा ऑर्गेनेली हमारे पास नीचे दिखाया गया है? माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया गया है। इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट इन चारों में से ट्रू होगी? Helps in transportation of material across cells, नहीं भाई, ये गोल्जी ऑपरेटस यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है। It regenerates ATP by chemiosmosis, ये काम करता है। जो हमारे पास केमियोस्मोसिस का मतलब ये होगा कि जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट कर देना, हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन उसको इंक्रीज कर देना, ताकि यहां से जब हाइड्रोजन जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाना चाहे तो इनकी एनर्जी को यूज करते हुए एटीपी जनरेट किया जाए, दैट इज केमियोस्मोसिस। तो माइटोकॉन्ड्रिया ने केमियोस्मोसिस करवानी होती है। न्यूक्लियोप्लाज्म डज नॉट कंटेन, अच्छा, न्यूक्लियोप्लाज्म बेसिकली हमारा जो न्यूक्लियस है उसके अंदर मुकम्मल मटेरियल को हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम देंगे। तो इसके अंदर कौन सी चीज नहीं होती? इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, इसमें आरएनए पॉलीमरेज जिसने आरएनए बनाने वो भी होंगे, मैग्नीशियम के आयन भी मौजूद होंगे, मगर लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जिसने लैक्टोज को बेसिकली जो है उसने डाइजेस्ट करने में हेल्प करनी है, लेकिन वो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर मौजूद ये वाला एंजाइम मौजूद नहीं होगा। The nature of plasma membrane is, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोई भी सेलुलर मेम्ब्रेन होती है, आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि 2 अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके मिलने से बनती है। एक लिपिड है, दूसरा प्रोटीन है। तो जब ये मिलते हैं आपस में तो दे डू नॉट मेक ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स और न्यूक्लियोप्रोटीन्स, दे मेक लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन इज द आंसर। इन गोल्जी apparatus
सिस्टेरनी आर थॉट टू बी मूविंग फ्रॉम डैश फेज टू डैश फेज। तो जो फॉर्मिंग फेज होता है हमारे पास गोल्जी एपरेटस का, वो फेस हम उसे इनर या आउटर फेस नहीं कहते। एक फॉर्मिंग फेस होता है, दूसरा मैच्योरिंग फेस होता है। तो जो फॉर्मिंग फेस है दैट इज अ कन्वेक्स फेस, और जो मैच्योरिंग फेस होता है वो कनकेव फेस होता है। तो वो कन्वेक्स से कनकेव की तरफ मूव कर रही होती है वेसिकल्स। The most abundant organic molecule on the planet Earth is, दुनिया के अंदर पाए जाने वाले तमाम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक जो अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है दैट इज नॉट स्टार्च, दैट इज नॉट ग्लाइकोजन, ये ग्लूकोज भी नहीं है। हमारे पास एक पॉलीसेकेराइड है जिसका नाम होता है सेलुलोज, जो प्लांट्स की सेल वॉल के अंदर पाई जाती है। दैट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फाउंड ऑन अर्थ। Which of these types of carbohydrates are rare in nature? अच्छा जी, मोनोसेकेराइड आप लोगों को पता है, ग्लूकोज कोई रेयर नहीं है, अच्छा खासा हमारे पास मौजूद होता है, फोटोसिंथेसिस में बनते हैं। पॉलीसेकेराइड जैसे कि स्टार्च हैं, ग्लाइकोजन हैं, ये काफी ज्यादा मौजूद होते हैं। पेंटोज एक शुगर है, जैसे कि राइबोज हमारे डीएनए में मौजूद होती है, ये भी कोई रेयर शुगर नहीं है, अच्छी खासी अमाउंट में मौजूद होती है। लेकिन टेट्रोजेज जो हैं दे आर एक्सट्रीमली रेयर इन नेचर। सेलुलेज इज अ सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम सिक्रीटेड बाय, बहुत से साइनोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि सेलुलेज को सिक्रीट कर रहे होते हैं। तो बैक्टीरिया सेलुलेज को सिक्रीट करता है, हर्बीवोर्स सिक्रीट नहीं करते। हर्बीवोर्स की गट के अंदर रहने वाले सिम्बायोट जो होते हैं, कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि हर्बीवोर, जिन्होंने हर्बीवोर्स कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि प्लांट्स को खाते हैं। अब उन प्लांट्स को खाने वाले ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर सेलुलोज खुद नहीं बन रहा, बल्कि जो उनके सिम्बायोट्स हैं वो सेलुलेज बना रहे होते हैं। तो सेलुलेज जो बैक्टीरिया बनाते हैं। ओके, राइबोन्यूक्लियेज इज जो राइबोन्यूक्लियेज है, देखिए मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि हमारे पास जो एंड पे अगर एज आ गया तो दैट वुड बी एन एंजाइम। एंजाइम्स होते हैं दे आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम जो होता है वो आरएनए होता है, वरना एंजाइम जो है दे आर प्रोटीन्स। तो जो हमारे पास राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम होगा दैट इज आल्सो अ प्रोटीन। C14, H26 and O13 involves formation of two, यानी कि जब इस मॉलिक्यूल को तोड़ा जाएगा तो हमारे पास दो मॉलिक्यूल बनेंगे। कौन कौन से मॉलिक्यूल बनेंगे? वो दोनों ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिनमें C7 सात कार्बन के एटम जो मौजूद होंगे। तो हम लोग हेक्सोज का मतलब है इसमें 6 कार्बन के एटम हो, पेंटोज का मतलब उसमें 5 कार्बन के एटम हो, माल्टोज बेसिकली डाइसेकेराइड है, और जो हेप्टोज है इसके अंदर 7 कार्बन के एटम होते हैं। तो ये 7 कार्बन के एटम वाले दो हमारे पास मॉलिक्यूल बनाएगा, हेप्टोज बनाएगा। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज बेसिकली जो लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट होता है ना, हमारे पास अगर 2 राइबोसोमल सब यूनिट्स हैं, उसमें एक लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट जो होता है, इसके अंदर अलग अलग साइट्स होती हैं, ए पी और ई साइट होती है। यहाँ पे हमारे पास पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज मौजूद होता है जो कि अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता है, अगले जो अमीनो एसिड की चेन होती है उसको अगले अमीनो एसिड को भी ट्रांसफर करता है, और वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, क्योंकि अमीनो एसिड्स के दरमियान में तो पेप्टाइड बॉन्ड ही बनना है ना, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। Which of the following has the lowest melting point? अच्छा जी, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी हुई है कि विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करता है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस चीज को ध्यान में रखें तो हमारे पास 16 जो है वो इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा। लेकिन देखें आगे हमारे पास जो 18 कार्बन एटम वाले फैटी एसिड्स हैं, इनके अंदर जो एक ऐसा भी है जिसमें 2 डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। डबल बॉन्ड होने का मतलब है ये अनसैचुरेटेड हो गया, और अनसैचुरेटेड हमारे पास जो फैटी एसिड्स होते हैं दे आर लिक्विड इन रूम टेम्परेचर। तो जिसमें डबल बॉन्ड ज्यादा होंगे वो ज्यादा जल्दी मेल्ट होगा। तो कैसा फैटी एसिड जिसमें 18 कार्बन के एटम्स हैं लेकिन साथ 2 डबल बॉन्ड्स भी हैं, वो वाला जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे लो होगा। एंड आरएनए न्यूक्लियोटाइड इज, आरएनए के अंदर कौन सा न्यूक्लियोटाइड होता है? यहाँ पे डीजीडीबी का मतलब है डीऑक्सीग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, तो डीऑक्सी आरएनए के अंदर नहीं हो सकता। आरएनए के अंदर यूरिडीन सॉरी यूरिडीन नहीं होता, यूरासिल होता है, ये भी हमारे पास इसका आंसर नहीं है। साइटोसिन जो है वो आरएनए के अंदर नहीं, बेसिकली आरएनए के अंदर साइटोसिन होता तो है, लेकिन साइटोसिन एक नाइट्रोजनस बेस का नाम है, वो न्यूक्लियोटाइड नहीं है। ठीक है, साइटोसिन एक नाइट्रोजनस बेस है। अगर हम बात करें एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की, तो ये आप लोगों को अभी समझ आ रही है कि एक शुगर है सॉरी सपोज कर लीजिए कि एक ये पेंटोज शुगर है, राइबोज शुगर है, इसमें कार्बन नंबर 5 है, और यहाँ पे कार्बन नंबर 1 के ऊपर एक क्या चीज जुड़ी हुई है? एक एडिनिन नाइट्रोजनस बेस जुड़ी हुई है।
और यहाँ पे हमारे पास एक फॉस्फेट का ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो दिस इज एन AMP जो कि RNA के अंदर मौजूद होता है। AMP विल बी योर आंसर। ग्लाइकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन द, जो ग्लाइकोलाइसिस और फर्मेंटेशन होती है वो कहां पर होती है? देखो ग्लाइकोलाइसिस का तो आप लोगों को पता है कि यार ये साइटोप्लाज्म के अंदर होनी है। जो फर्मेंटेशन है ये नॉर्मली जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर होती है, जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। तो फर्मेंटेशन बेसिकली कहां पर होगी? ये भी साइटोप्लाज्म में होगी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो एरोबिक रेस्पिरेशन होनी है ना, तो फर्मेंटेशन जो है ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगी। तो साइटोप्लाज्म विल बी योर आंसर। फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर्स इन, फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है कि रोशनी की मौजूदगी में लाइट की एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट था, इस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को कन्वर्ट करना है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर या ATP के अंदर। तो ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है, जो लाइट रिएक्शन होता है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर कंडक्ट होता है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो चीज नॉट रिक्वायर्ड है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल, बेसिकली इसके अंदर NAD भी इसके अंदर मौजूद होता है, FAD भी इसके लिए रिक्वायर्ड होता है, GDP भी इसमें मौजूद होगा जो कि GTP में कन्वर्ट होगा, लेकिन NADPH2 इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, ये लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है, ये डार्क रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। CO2 फिक्सेशन अकर्स इन, CO2 फिक्सेशन कहां पर होती है? जब फोटोसिंथेसिस की हम बात करते हैं तो उसमें दो अलग अलग रिएक्शन, एक लाइट रिएक्शन जिसमें ATP बनाया जाएगा और साथ NADPH बनाए जाएंगे, और दूसरा डार्क रिएक्शन जिसमें इन ATP और NADPH की एनर्जी को यूज करके CO2 को फिक्स किया जाएगा। और जो CO2 फिक्सेशन होती है ये होती तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही है, लेकिन कहां पर होती है? थाइलेकोइड के अंदर नहीं होगी, बल्कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर होती है। Why is ribulose bisphosphate important in the process of photosynthesis? जो ribulose bisphosphate है ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो इसने कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन में हेल्प करनी होती है। तो इट इज एन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ऑफ CO2, दैट इज करेक्ट। ये हमारे पास एक एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है जो कि CO2 को फिक्स करने में हेल्प करता है, CO2 की फिक्सेशन करवाता है। A bacterial cell swells and bursts during the lytic cycle because lytic cycle यानी कि जब कभी भी बैक्टीरियोफेज आकर बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं तो बैक्टीरिया के अंदर जब वायरस कंप्लीटली बन जाते हैं काफी होता है, तो बैक्टीरिया का जो सेल होता है वो बर्स्ट कर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब वायरस जो होता है उसने आकर बैक्टीरिया की सेल वॉल को डाइजेस्ट करके अपना जो जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर भेजना है, आहिस्ता आहिस्ता वो सेल वॉल को डाइजेस्ट करता रहेगा और सेल वॉल जो है वो वहां पे कोई सेल वॉल इंटैक्ट नहीं रहेगी ऑस्मोसिस को काउंटर करने के लिए। इट नो लॉन्गर हैज एन इंटैक्ट सेल वॉल टू काउंटर ऑस्मोसिस, दैट इज व्हाई जो सेल होता है वो फट जाता है। विच टाइप ऑफ पैरासाइट अ बैक्टीरियोफेज इज? बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? वो वाले पैरासाइट जो कि बैक्टीरिया के अंदर जाकर ही उसको इन्फेक्ट कर पाते हैं। तो ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होंगे। लाइसोजाइम इज यूज्ड टू डिसॉल्व, वही वाली बात अगेन, बैक्टीरियल सेल वॉल को डिसॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। बैक्टीरियोफेज इसको सीक्रेट करता है। द बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ, अच्छा नॉर्मली जो यूकेरियोट्स के क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें DNA और हिस्टोन प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, लेकिन बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में हिस्टोन नहीं होती, इसमें DNA ही मौजूद होगा बस। Which of the following bacteria are without cell wall? हमारे पास एक एग्जांपल आती है ऐसे बैक्टीरिया की जिसके अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती। That bacteria is Mycoplasma. That is the smallest bacteria found in the nature. Which of the following is similar to fungi and animals? यानी कि फंगस और एनिमल दोनों के अंदर कौन सी चीज जो है वो सिमिलर है। अब एक चीज यहाँ पे बच्चे फौरन से भाग के जाते हैं सेंट्रियोल्स की तरफ, जो कि सच नहीं है। जो फंगस की सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। एनिमल्स में कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती, मगर एनिमल्स के सेल में काइटिन मौजूद होती है। तो यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंस ऑफ काइटिन पूछा गया है, तो बताया गया बेसिकली तो प्रेजेंस ऑफ काइटिन दोनों में होती है। फंगस और एनिमल दोनों के अंदर ये चीज सिमिलर है कि दे हैव काइटिन प्रेजेंट इन देम। गॉल ब्लैडर इज इन्वॉल्वड इन, जो लिवर के अंदर बाइल प्रोड्यूस होता है वो आके गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है ताकि उसको कंसंट्रेट किया जा सके। तो जो गॉल ब्लैडर है वो बाइल की सिक्रीशन से पहले उसकी कंसंट्रेशन में हेल्प करता है। मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अकर्स इन, अगर हम बात करें मैक्सिमम डाइजेशन की, तो डाइजेशन जो होती है वो जिजुनम के अंदर होती है मैक्सिमम, लेकिन अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इलियम के अंदर विलाई मौजूद होते हैं। ठीक है, वो विलाई ने बेसिकली उसका पर्पस ही होता है कि उसने फूड को डाइजेस्ट करना है। तो इलियम जो होगी इसने मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करनी है। 54 मिलीलीटर पर 100 मिलीलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन, आप लोगों को ये पता है कि ये वाला ब्लड जिसके अंदर 54 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड जो है ये मौजूद होगी,
ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अगर हम बात करें 50 मिलीलीटर ओवर 100 मिलीलीटर, यानी कि 50 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड और 100 मिलीलीटर ब्लड, तो ये हमारे पास होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन सी वेन के अंदर पाया जाएगा? पल्मोनरी वेन जो होती है उसमें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो इसमें नहीं होगा। अम्बिलिकल वेन जो होती है ये इसका जो फंक्शन होता है वो आर्टरी वाला होता है। जो अम्बिलिकल वेन होती है, अम्बिलिकल वेन जो कि बच्चे जो फीटस होता है, प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर फीटस को फूड जो दे रही होती है, अम्बिलिकल आर्टरी वहां से ले रही होती है। तो अम्बिलिकल आर्टरी होती है जिसके अंदर हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है। आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस अक्रॉस रेड ब्लड सेल्स, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाए, इज बैलेंस्ड बाय द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ, अब देखिए हमारे पास जो बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं दे हैव नेगेटिव चार्ज, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयन को सेल के अंदर लाया जाता है ताकि एक जो हमारे पास चार्ज है बाहर निकले, दूसरा चार्ज जो है सेल के अंदर आ जाए। मूवमेंट ऑफ सुक्रोज फ्रॉम कंपेनियन सेल्स टू सीव ट्यूब सेल्स इज वाटर। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो जो कंपेनियन सेल्स हैं उनसे सीव ट्यूब सेल्स के अंदर जब हम सुक्रोज की मूवमेंट की बात करते हैं तो दैट, क्योंकि सीव ट्यूब सेल्स के अंदर सुक्रोज पहले ही मौजूद होती है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए सुक्रोज होगी वो सीव ट्यूब सेल्स के अंदर ट्रांसफर की जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पाथवे फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सोइल टू जाइलम इज, अच्छा यहाँ पे शायद आपकी जो बुक है उसके अंदर अपोप्लास्ट पाथवे दिया हो, लेकिन अपोप्लास्ट पाथवे यहाँ पे सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि देखिए जाइलम तक वो जाता ही नहीं है, वो कैस्पेरियन स्ट्रिप तक आके रुक जाता है, जो बिटवीन द सेल वॉल्स एक पानी पाथवे को अडेप्ट करता है, दैट इज अपोप्लास्ट पाथवे। अब अगर दो अलग अलग सेल्स के दरमियान में प्लाज्मोडेस्माटा से होता हुआ पानी का मॉलिक्यूल जब वो जा रहा है और वो सोयल से जाइलम तक पहुंच जाएगा तो दैट इज सिम्प्लास्ट पाथवे, और सोयल से जाइलम तक सिम्प्लास्ट पाथवे ही जाता है, अपोप्लास्ट पाथवे वहां तक जाता ही नहीं है। टी वेव शोज, अच्छा टी वेव्स होती क्या, अगर हम लोग बात करते हैं ना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की, तो उसके अंदर ऐसा होता है कि हमारे पास एक पी वेव आती है और उसके बाद हमारे पास QRS वेव आती है और देन टी वेव आती है। तो ये जो टी वेव होती है ना, बेसिकली यहाँ पर टी वेव का काम होता है उसने ये बताना है कि वेंट्रिकल जो होते हैं वो डीपोलराइज हो रहे हैं। पी वेव ने एट्रियल डीपोलराइजेशन के बारे में बताना है, QR और S जो होती है ये एट्रियल वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को बता रही होती है, और जो टी वेव होती है ये वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन के बारे में बताती है। तो इस बेसिकली वेव को चेक करके डॉक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि किसी इंसान का जो हार्ट है वो सही तरह से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। आर्टरीज दैट सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट, तो हमारे पास वो कौन सी आर्टरी होती है जो कि दिल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही होती है? दोज आर कोरोनरी आर्टरीज। एओर्टा से सबसे पहली जो आर्टरी बाहर की तरफ निकलती है दैट इज कोरोनरी आर्टरी। एन आर्टरी दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक तो हमारे पास होती है पल्मोनरी आर्टरी जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। उसके अलावा मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही ये चीज बताई है कि जो अम्बिलिकल आर्टरी होती है इसमें भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, तो अम्बिलिकल आर्टरी इज योर आंसर। A test to diagnose abnormalities in the rhythmicity and conduction system of the heart is, अभी भी हम लोगों ने यहाँ पे जो PQRS-T इस पूरी की पूरी वेव के बारे में डिस्कस किया है, तो दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ECG जिसको बोला जाता है, ECG के जरिए टेस्ट किया जाता है। ट्रांसफर ऑफ इम्यूनिटी बाय एंटी टेटनस इंजेक्शन इज, अगर किसी इंसान को टेटनस हो जाए उसको टेटनस होने से बचाने के लिए, टेटनस से रिकवर करवाने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है। बेसिकली वो बनी बनाई इम्यूनिटी जो कि इंसान की बॉडी में इंजेक्ट की जा रही है, तो वो बेसिकली एक तो होगी आर्टिफिशियल, दूसरा वो एक्टिव नहीं हो सकती क्योंकि एक्टिव वैक्सीनेशन के अंदर होती है, तो ये आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी होगी हमारे पास। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय, जो बी सेल्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट सेल्स ने एंटीबॉडी को एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके अपने आप को एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स में ट्रांसफॉर्म करना होता है, और वो जो सेल्स होते हैं जो कि एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं जो बी सेल्स से बनते हैं, दोज आर प्लाज्मा सेल्स। एन एग्जांपल ऑफ स्पाइनल रिफ्लेक्स इज रिफ्लेक्स एक्शन, जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है अगर आप घुटने के ऊपर, नी जैक जो बेसिकली दैट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन, अगर घुटने के ऊपर कोई शार्प सी चीज एकदम जोर से मारते हैं तो वो एक रिफ्लेक्स एक्शन होगा। स्लाइवेशन भी एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये एक इनवॉलंटरी एक्शन है। स्नीजिंग और ब्लिंकिंग भी इनवॉलंटरी हो सकते हैं, लेकिन जो नी जैक है दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। इट इज एन एग्जांपल ऑफ एन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर।
कौन सी चीज यहाँ पे ऐसी है जो कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का काम करती है? गाबा एंडोर्फिन्स इनहिबिटरी होते हैं, एसिटाइल कोलाइन जो है दैट इज एन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो कि सोडियम चैनल्स के साथ जाके बाइंड करता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर ताकि उसको भी एक्साइट किया जा सके। और जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का रिस्पॉन्स होता है उसे हम लोग कहते हैं EPSP, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। सिमिलरिटी बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन इज, क्या इनके कार्टिलेज के अंदर मिनरल डिपोजिशन होती है? नहीं होती। क्या कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स मौजूद होती है? नहीं। इन दोनों के सेल्स भी सेम होते हैं? नहीं। इन दोनों में कोलाजन मौजूद है, दैट इज देयर सिमिलरिटी। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इन्वॉल्व्स डिस्टल एंड ऑफ ह्यूमरस। दिस जॉइंट जो कि डिस्टल एंड है ह्यूमरस का, ये जो हमारा कोनी वाला जॉइंट है ये हिंज जॉइंट होता है, ये प्रॉक्सिमल एंड है। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फीमर जो हमारे हिप जॉइंट होता है दैट इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एंड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इज, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के अंदर ऐसा होता है कि हमारे अपने व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे अपनी ही बॉडी के सेल्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। गाउटी आर्थराइटिस जो है बेसिकली इसमें बॉडी के अंदर यूरिक एसिड जमा होना शुरू हो जाता है। रूमाटॉइड आर्थराइटिस जो है दैट इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कार्डियक मसल्स? अच्छा जी, ब्रांचिंग अपीयरेंस होती है, इरेगुलर स्ट्रैप्स भी होती है, उन्होंने ब्लड को पंप करना है, बिल्कुल करना है, लेकिन उनकी लोकेशन विसरल यानी कि बॉडी के अंदर होलो ऑर्गन्स होते हैं ना, वो नहीं है। हार्ट वो होलो ऑर्गन नहीं है। इट इज नॉट प्रेजेंट इन सार्कोप्लाज्म ऑफ स्केलेटल मायोसाइट्स। जो स्केलेटल मसल सेल्स होते हैं उनके सार्कोप्लाज्म में कौन सी चीज मौजूद नहीं होती? क्रिएटिन फॉस्फेट। जो एनर्जी रिजर्व होता है मसल के पास दैट इज क्रिएटिन फॉस्फेट, ये मौजूद होता है। मायोग्लोबिन जिसने ऑक्सीजन को स्टोर करना है ये मौजूद होती है। ग्लाइकोजन जो कि बेसिकली ग्लूकोज को स्टोर किया जा रहा है, लेकिन हीमोग्लोबिन जो वहां पे मौजूद नहीं होती। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स मूवमेंट ऑफ कैल्शियम आयंस इज फ्रॉम, जो कैल्शियम के आयंस होते हैं वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, सार्कोप्लाज्म यानी कि जो मसल का साइटोप्लाज्म होता है उसकी तरफ जाते हैं, तो दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू सार्कोप्लाज्म, दैट इज योर राइट आंसर। द डिग्री ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन अ नंबर ऑफ, कि एक मसल जो है वो कितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कितनी ज्यादा स्पीड में, कितनी ज्यादा फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? वो सबसे बारीक यूनिट्स जो कि कॉन्ट्रैक्शन करते हैं मसल्स के अंदर, एक तो होते हैं सार्कोमियर। सार्कोमियर्स आपस में मिलकर बनाते हैं मायोफिब्रल्स। मायोफिब्रल्स की तादाद जितनी होगी मसल कॉन्ट्रैक्शन की डिग्री उतनी ज्यादा होगी। बॉडी टेम्परेचर इज बेसिकली अंडर द कंट्रोल ऑफ, वी ऑल नो हमारी बॉडी का जो थर्मोस्टेट है जिसने हमारी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करना है वो क्या होता है? वो हाइपोथैलेमस है। मेंस्ट्रुएशन इज ट्रिगर्ड बाय एन अब्रप्ट डिक्लाइन इन द लेवल्स ऑफ, देखिए जब कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम ने बनाना है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो कि जो एंडोमीडियम की लाइनिंग, एंडोमीडियम की वॉल होती है उसको मेंटेन करके रखता है। जब कभी भी प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होगा तो एंडोमीडियम की जो दीवारें हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगी, दैट विल ट्रिगर मेंस्ट्रुएशन। The fertilization of ovum takes place in the proximal part of, जो ओवरी होती है ना, ओवरी अपने अंदर से एग को रिलीज कर देती है ओविडक्ट के अंदर, और जो फर्टिलाइजेशन होती है एग की या ओवम की वो यहाँ पर ओविडक्ट के अंदर होती है। The type of STD का मतलब है sexually transmitted disease in which causative agent attacks on immune system cells in humans। तो जो HIV है इसने हमारे इम्यून सिस्टम सेल्स के ऊपर अटैक करना होता है, तो ये जो एसटीडी होती है इसका नाम होता है एड्स। बी इज योर आंसर। डैश आर कॉमनली रेफर्ड एज सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स, कि वो ट्रेड्स जो कि सेक्स के साथ या जेंडर के साथ एसोसिएटेड होती हैं वो हमारे पास सेक्स या एक्स लिंक्ड ट्रेड्स होती हैं, ये सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स होती हैं। जो वाई लिंक्ड ट्रेड्स होती हैं ये इनको हम लोग सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स का नाम देते हैं, क्योंकि बेसिकली ये सिर्फ उसमें मेल के ऊपर रहेगी, फीमेल के ऊपर नहीं जाएगी कभी भी ये ट्रेड। लेकिन जो सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स हैं दे आर एक्स लिंक्ड ट्रेड्स, जो कि मेल और फीमेल दोनों में हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन दिस जेंडर। Which of the following traits pass in zigzag fashion from parents to offspring? जो एक्स लिंक्ड ट्रेड्स होती हैं यही zigzag फैशन में ट्रांसफर हो रही होती हैं। हीमोफीलिया कैन बी रिजल्ट ऑफ, जो हीमोफीलिया है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, ये किस चीज का रिजल्ट हो सकता है? रिडक्शन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ऐसा हो सकता है। माल फंक्शनिंग ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स भी हो सकता है। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स भी हो सकता है। तो ऑल ए, बी एंड सी विल बी योर आंसर। हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन एन इंसुलिन मॉलिक्यूल? अच्छा देखिए, टोटल हमारे पास इंसुलिन के अंदर 51 अमीनो एसिड्स होते हैं, ये दो अलग अलग चेन्स में हैं, 21 एंड 30। तो अगर दो अमीनो एसिड्स के दरमियान में एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा, 21 के दरमियान में 20 पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे, 30 अमीनो एसिड्स के दरमियान में 29 पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे। तो टोटल हमारे पास जो पेप्टाइड बॉन्ड प्रोड्यूस होंगे दे विल बी 49।
49 is your answer. If a carrier woman of hemophilia is married to a normal man, अच्छा carrier woman की जो genotype होगी that will be this small h है यहाँ पे, और जो normal man है उसकी genotype क्या होगी, capital H और Y. Then all of the following combinations can exist except, अच्छा कौन कौन सा combination यहाँ पे produce हो सकता है. हम अगर एक काम करते हैं, हम इनका पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं यहाँ पे करके. जो मेल के गैमीट्स उनको हम लोग यहां पे लिख देते हैं, सॉरी x कैपिटल H और Y. फीमेल के गैमीट्स को हम लोग यहां पे लिख देते हैं x कैपिटल H और x स्मॉल h. सबसे पहले हमारे पास x कैपिटल H देन x कैपिटल H Y, देन x कैपिटल H स्मॉल h और देन x स्मॉल h और Y. ये वाली जो जीनोटाइप है ये प्रोड्यूस होंगी. तो x कैपिटल H यहाँ पर है तो ये प्रोड्यूस हो सकता है. दिस वन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ये भी प्रोड्यूस हो सकता है. ये जो हमारे पास है यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ये भी हो सकता है, लेकिन दिस डज नॉट एग्जिस्ट हियर. तो ये वाला हमारे पास डी इसका आंसर होगा. ये वाली जीनोटाइप एग्जिस्ट नहीं कर सकती. 56 क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करते हैं, डैश आर मोर कॉमन इन ह्यूमन मेल्स देन फीमेल्स. कौन सी चीज जो है वो इंसान मेल के अंदर ज्यादा कॉमन होती है. देखिए यहाँ पे भी आप देखें, जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है वो मेल में ज्यादा कॉमन है. ज्यादा मेल में डिजीज शो हो जाएगी, फीमेल में डिजीज शो नहीं होगी, हालांकि वहां पे वो लीगल भी मौजूद है जिसमें डिजीज करनी है. तो जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स होती हैं, दे आर मोर कॉमन इन ह्यूमन मेल्स देन फीमेल्स. हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन एन अनियन सेल. काफी सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. हमारे पास 16 क्रोमोसोम्स होते हैं. प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रेटेड बाय, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सिक्रेट करना होता है. All enzymes are what? Which proteins? वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं. A cardiac cycle last about, हम लोगों ने पिछले एक दो लेक्चर पहले भी इसके बारे में बात की होगी कि जो कार्डियक साइकिल होता है उसमें 3 फेजेस होते हैं. डायस्टोल जो होता है उसमें 0.4 सेकंड्स लगते हैं, एट्रियल सिस्टोल में 0.1 सेकंड और वेंट्रिकुलर सिस्टोल में 0.3 सेकंड्स. तो टोटल 0.8 सेकंड होते हैं इसमें. The wings of a bird and the 4 legs of a horse are dash structures. इनकी एनाटॉमी आपस में मिलती है लेकिन इनका फंक्शन एक दूसरे से डिफरेंट है, तो ये होमोलोगस स्ट्रक्चर्स होंगे. द फर्स्ट सिंपलेस्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे सबसे पहले जो ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म बने थे दे वर साइनोबैक्टीरिया, जिनकी वजह से एटमॉस्फेयर जो है ब्रीथेबल हुआ. एयर मसल्स इन मैन एंड गोट आर एग्जांपल ऑफ. देखें ऐसे स्ट्रक्चर्स जिन्होंने सेम फंक्शन परफॉर्म करना है मगर वो अलग अलग तरह से बने हैं, वो कौन सी एवोल्यूशन से बनेंगे. जब अलग अलग स्पीशीज एक जगह पे आके रहना शुरू होंगी, उनको सिमिलर एनवायरनमेंट मिलेगा, सिमिलर कंडीशंस मिलेंगी, तो उस कंडीशन को टैकल करने के लिए वो अपने अंदर एक एवोल्यूशन बनाएंगी. अब अलग अलग स्पीशीज एक दूसरे के साथ मिल रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, तो दिस विल बी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. विच पार्ट ऑफ ब्रेन मेंटेन्स इक्विलिब्रियम. जब हम हमारी बॉडी का बैलेंस कौन सा पार्ट मेंटेन करता है, दैट इज नॉट सेरिब्रम, ऑल्दो इसने वॉलंटरी एक्शंस को करना होता है, लेकिन जो इक्विलिब्रियम या बैलेंस होता है वो सेरिबेलम ने कंट्रोल करना है. एक्टिवेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम लीड्स टू. जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है नॉर्मली हमारी बॉडी को जब नॉर्मल कंडीशन की तरफ लेकर आता है, इसने ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करवाना होता है. द फॉलोइंग डायग्राम डिपिक्ट्स द पाथवे ऑफ विच हार्मोन. अच्छा जी, अगर आप यहाँ पे देखो तो हमें पता चल गया कि जी स्टीरॉइड हार्मोन है. यहाँ पे हमें इस चीज से आइडिया हो गया. हम अगर इसको देखते हैं तो ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन होती है, एपिनेफ्रिन बेसिकली अमाइन हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन एक स्टीरॉइड हार्मोन नहीं है, एस्ट्रोजन इज अ स्टीरॉइड हार्मोन. तो हमारे पास आगे 2 एमसीक्यूज रहते हैं. ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, evolution, not ovulation. During evolution, humans have developed a unique antigen antibody system in ABO blood group. Okay. Keeping that in view, a person having blood group B can donate blood to. अब देखें जब जिस इंसान के अंदर ब्लड ग्रुप बी है उसके अंदर एंटी ए एंटीजेंस होंगी, वो बी को तो ब्लड ग्रुप दे सकता है, साथ ए बी को भी दे सकता है, लेकिन वो कभी भी ओ को या सिंपली ए को नहीं दे सकता. तो दिस इज योर राइट आंसर. जीन लिंकेज रिड्यूसेस. जब जीन्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं तो उनकी वजह से क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर कम होती है. ये बिल्कुल दिस इज योर राइट आंसर एज वेल. रिकॉम्बिनेशन कम होगी, अगर क्रॉसिंग ओवर कम हो रही हो तो रिकॉम्बिनेशन कम होगी, वेरिएशन उसकी वजह से कम होगी. तो ऑल ए बी एंड सी इज योर आंसर. तो दिस इज द पोस्ट प्रेप टेस्ट जो कि आप लोगों के किप्स के अंदर है. अगर किसी बच्चे को कोई चीज समझ नहीं आई तो वो मुझे लाजमी बताइएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा.
अगर आप लोगों ने मजीद इस तरह की वीडियोस देखनी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, अल्लाह हाफिज।